Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Aya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will be discussing about Parkinson's disease. In Ayurveda, we can correlate it with Kampavad. Kampavad is one of a Vat Vyadhi or Vatic disorder. First of all, we will be discussing about the introduction of the disease, that how we can understand Parkinson's. Parkinson's disease, or simply Parkinson, is a long-term degenerative disorder, or we can say it neurodegenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. Most commonly affects person over the age of 55 years. बेसिकली मोटर नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को मोटर मूवमेंट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनमें डिफिकल्टीज डिजीज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मोटर फंक्शनिंग जो होती है वो अफेक्टेड होती है. न्यूरो डीजनरेटिव है, लॉन्ग टर्म डीजनरेटिव हमने इसको देखा इंट्रोडक्शन में. तो लॉन्ग टर्म डीजनरेटिव है तो ज़्यादातर वो जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एक जो शया अवस्था होती है धीरे धीरे हमारे जो सीएनएस के अंदर और सीएनएस में भी स्पेशली जो मोटर सिस्टम है वहाँ में धीरे धीरे डीजनरेट होके और डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से मसल एबिलिटी पेशेंट की रिड्यूस हो जाती है. अगर हम यहाँ डिजीज के कॉजेज की तरफ देखें, किस तरह के कारणों की वजह से पार्किंसंस पेशेंट को डेवलप होता है, तो दो तरह के कॉज यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एक तो इडियोपैथिक और आइडियोसिंक्रेटिक जो कॉजेज होते हैं, आइडियोसिंक्रेसी जहाँ देखने को मिलती है व्हेन देयर इज नो नॉन कॉज बिहाइंड एनी डिजीज, और जो भी सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं पेशेंट को, अगर उसके पीछे कोई वेल आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड कॉज नहीं है तो इडियोपैथिक है प्राइमरी, जिसके अंदर अगर हम देखें तो प्राइमरी है इसको पैरालिसिस, एजिटेंस, शेकिंग पाल्सी जो है वो भी कहा जाता है. अगर हम सेकेंडरी कॉजेज की तरफ जाएं तो सेकेंडरी कॉजेज जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं. स्पेसिफिक तरह के ड्रग्स हैं, अगर इनको लॉन्ग टर्म तक इनका इंटेक किया जाए तो पेशेंट के ये जो होता है मोटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. इन्फेक्टिव कॉजेज भी हो सकते हैं, वेस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं, टॉक्सिक कुछ टॉक्सिसिटी रिलेटेड कॉजेज हो सकते हैं जो हेड इंजरीज, इसके अलावा डीजनरेटिव अल्जाइमर्स डिजीज. अगर हम ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज की तरफ जाएं तो इनमें जो लोग जैसे रावल्फिया जो है सर्पेंटाइन जो होता है ना, इसका इंटेक ज्यादा करते हैं तो इसमें एक एल्केलॉइड है रिजरपाइन. तो अगर इसका भी लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाए, जैसे हाइपरटेंशन को मेंटेन करने के लिए सर्पगंधा करके मेडिसिन आती है तो इसी में एक एल्केलॉइड रिजरपाइन भी है, अगर इसको लॉन्ग टर्म तक लिया जाए तो ये भी जो है मोटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसी के अलावा कुछ तरह के एंटीमेटिक ड्रग जो हैं जो वॉमिटिंग के लिए दिए जाते हैं पेशेंट को, जैसे मेटाक्लेप्रामाइड वगैरह, तो अगर इनका लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और इस तरह के जो है शेकिंग पाल्सी और शेकिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट को डेवलप होते हैं. इसी के अलावा फिनोथियाजिन, या फिर अगर हम इन्फेक्टिव कॉजेज की तरफ जाएं पेशेंट को तो एचआईवी इन्फेक्शन, जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है एड्स के पेशेंट में, या डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स हो गया, एंसिफेलाइटिस जो है इन्फेक्शन के अंदर. अगर हम वेस्कुलर कॉजेज की तरफ जाएं तो वेस्कुलर कॉजेज के अंदर इस तरह के कॉज जैसे एथरोस्क्लेरोसिस, फैट डिपोजिशन वेसल वॉल के ऊपर इस कदर हो जाता है कि ल्यूमन वॉल छोटी होने की वजह से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और इसकी वजह से जो है वो ब्रेन के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, नर्वस सिस्टम में डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं. हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर प्रेशर की वजह से जो है डिमिनिश सप्लाई जो होती है वो देखने को मिलती है. कहीं ना कहीं डिस्लिपिडेमिया ही इसके पीछे एक पॉजिटिव फैक्टर होता है.
तो सेकेंडरी कॉजेज की तरफ अगर हम जाएं तो ये ड्रग इंड्यूस्ड हो सकते हैं, इन्फेक्टिव हो सकते हैं, वेस्कुलर हो सकते हैं। इसी के अलावा कुछ स्पेसिफिक तरह की जो गैसेस होती हैं इनका इंटेक अगर एक्सेस किया जाए तो इसकी वजह से भी पेशेंट को ये डेवलप हो सकता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड साइनाइड्स, इसका इंटेक ये भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हेड इंजरी जो है वो हो जाए तो ये तो डायरेक्टली कॉज करता है ब्रेन डैमेज करने में, ठीक है। और डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, तो ये कुछ कॉज हैं जिनकी वजह से पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज जो है वो डेवलप होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि किस तरह के सिम्टम्स ये डिजीज के अंदर पेशेंट को डेवलप होंगे, तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, ज्यादातर सबको ही देखने को मिलता है, वो है ट्रेमर्स, कि पेशेंट को कंपन की स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए आयुर्वेद में इसको कंपवात के साथ में एक कोरिलेट किया गया है। अगर हम यहाँ देखें ट्रेमर्स में, तो द इनिशियल सिम्टम्स इज ट्रेमर इन्वॉल्विंग वन हैंड which then spread to involve the leg of the same side before becoming bilateral। सबसे पहले पेशेंट को एक हाथ में जो है ट्रेमर्स आएंगे, कंपन होंगे, उसके बाद उसी के सेम साइड का जो होता है, यहाँ पे इप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सेम साइड के पैर के अंदर पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे। बायलेटरल होने से पहले सेम साइड का इन्वॉल्वमेंट पहले होता है, उसके बाद में बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट, फुल बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे इट में ऑल्सो इन्वॉल्व हेड एंड जॉ, पेशेंट के जो है जॉ हेड पूरा जो होता है सिर में ही ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इट में ऑल द ट्रेमर्स इज प्रेजेंट 4 to 6 per second at rest। इट इज एब्सेंट ड्यूरिंग स्लीप। रेस्टिंग फेज के अंदर भी पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, और रेस्टिंग फेज में पेशेंट को लगभग 4 से 6 ट्रेमर्स कंपन पर सेकंड देखने को मिलते हैं। रेस्ट की अवस्था में पेशेंट को कंपन होंगे, लेकिन स्लीप की अवस्था में पेशेंट को कंपन नहीं होते हैं। सोते समय पेशेंट को कंपन नहीं होते, लेकिन रेस्ट की अवस्था में पेशेंट को कंपन होते हैं। तो यहाँ पे एक इसका एक कार्डिनल सिम्टम है रेस्टिंग ट्रेमर। अगर रेस्ट की कंडीशन में पेशेंट को कंपन हो रहे हैं तो ये पार्किंसन की तरफ जाता है। इसी के अलावा स्पेसिफिक तरह का जो एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, कि पेशेंट को पिन रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, कि पेशेंट को हैंड के जो होता है हाथों के मूवमेंट इस तरीके से कंपन करते हैं। हाथ की ऐसी कंडीशन के अंदर फिंगर का और थंब का जो एक मूवमेंट है वो इस तरीके से होता है कि जैसे किसी पिन को पेशेंट रोल कर रहा है, इसलिए इसको पिन रोलिंग ट्रिमर ट्रिमर बोला गया है। यहाँ पिन रोलिंग ट्रिमर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा रिजिडिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ पार्किंसंस पेशेंट। रिजिडिटी स्टिफनेस ऑफ द मसल एंड मेनली इन्वॉल्व्स द नेक, ट्रंक एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब, कि पेशेंट के नेक, पेशेंट का ट्रंक और उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है लिम्स का, यहाँ के जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस टाइटनेस देखने को मिलती है। इसलिए इसको कहा गया है, देयर इज अ कॉग व्हील इफेक्ट which is most easily at the wrist and elbow। ये जो पीपीटी है ये इसके अंदर आप देख सकते हैं पेशेंट का प्रेजेंटेशन, कि पेशेंट को स्टिफनेस मसल्स में, अगर पेशेंट के नेक में, ट्रंक में और प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर पेशेंट को स्टिफनेस आती है, तो उसका जो कुछ जो है लगभग फ्लेक्शन वाली कंडीशन जो होती है बॉडी की, इस तरीके का प्रेजेंटेशन बॉडी का आता है, आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। अगर हम दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेडिकाइनेशिया, पोस्चरल एब्नॉर्मेलिटी, फेस, गेट। ब्रेडिकाइनेशिया implies a difficulty in initiating voluntary movement such as getting up from chair, and a slowness of movement which result in progressive increase in the time taken to perform daily activity। यहाँ पे पेशेंट को ब्रेडिकाइनेशिया, मसल एक्टिविटी जो होती है वो पेशेंट की रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट को रोजमर्रा के जो काम हैं उनके अंदर भी पेशेंट के अंदर स्लोनेस देखने को मिलती है। पोस्चरल एब्नॉर्मेलिटी, पोस्चरल एब्नॉर्मेलिटी फ्लेक्स्ड पोस्चर ऑफ द ट्रंक एंड लिम्ब टुगेदर। हमने देखा था मसल्स के अंदर जो होती है टाइटनेस देखने को मिलती है, मसल रिजिडिटी देखने को मिलती है। इस वजह से पेशेंट को पोस्चरल एब्नॉर्मेलिटी जो होती है स्टिफनेस के कारण देखने को
मिलती है। यहाँ पे पेशेंट का फेस जो होता है, फेस के अंदर मास्क लाइक फेस पेशेंट का देखने को मिलेगा। गेट जो होता है फैस्टिनेटिंग गेट पेशेंट को होगा कि कंपन की वजह से बॉडी जो होती है उसको मूवमेंट करती है। पेशेंट जब चलेगा तो पेशेंट के हेड जो है उसके अंदर कंपन होते रहेंगे। तो फैस्टिनेटिंग गेट जो होती है ये प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की। इसके अलावा अदर सिम्टम में इंक्लूड डिप्रेशन ड्यू टू स्लोनेस ऑफ जो होता है ना एक्टिविटी, कि पेशेंट अपना डेली जो रूटीन वर्क है, जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है उसको भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए पेशेंट को डिप्रेशन और इमोशनल चेंजेस पेशेंट को देखने को मिलेंगे। स्वेलो करने में पेशेंट को स्वेलोइंग में दिक्कत होगी, चुप में दिक्कत होगी, स्पीकिंग प्रॉब्लम पेशेंट के संग आएंगे। यूरिनरी प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को देखने को मिलेगा। स्किन प्रॉब्लम्स एंड स्लीप डिस्टरबेंस पेशेंट को देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से डिजीज को डायग्नोज किया जा सकता है, कैसे हम डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, कि पेशेंट का को ये जो प्रॉब्लम्स आए हैं ये कब से आए हैं, पेशेंट की फैमिली में कि इस तरीके की प्रॉब्लम किसी और को तो नहीं है, पेशेंट क्या किसी तरह की स्पेसिफिक ड्रग का इनटेक पिछले कुछ समय से कर रहा है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो पेशेंट ने नहीं खाया है, तो या फिर पिछले दिनों में पेशेंट को किसी तरह का सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे देखिए हमने पॉजिटिव फैक्टर में देखा कि पेशेंट को इन्फेक्टिव कॉज भी हो सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for each and every disease, if we want to diagnose any disease, तो उसके लिए हिस्ट्री टेकिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसके बाद में हम पेशेंट के डायग्नोस्टिक इमेजिंग्स करा सकते हैं। यहाँ पेशेंट का हम एमआरआई करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं ब्रेन का, are non-contributory in making the diagnosis of PD, but may be of use when there is a suspicion of other cause of Parkinsonism। अगर यहाँ पे पेशेंट को एल्जाइमर हो गया और पार्किंसंस हुआ है, अगर पेशेंट को ब्रेन सेल्स में एट्रोफिक चेंजेस होने के बाद में पार्किंसन डेवलप हुआ है, या पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी वजह से कंप्रेशन क्रिएट करके और फिर एट्रोफिक चेंजेस आके और फिर पेशेंट को पार्किंसन डेवलप हुआ है, कि इस तरीके का कुछ और पैथोजेनेसिस है जो तो उसको रूल आउट करने के लिए हम एमआरआई और सीटी पेशेंट का कराते हैं। डायरेक्टली डोपामिन का सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो हमको इससे नहीं पता चलता है। वो हमको जो होता है इसमें जो एनाटॉमिकल चेंजेस आए हैं ब्रेन के अंदर, तो वो हमको सीटी और एमआरआई से देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ इसके अलावा पेशेंट का जो एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की तरफ हम जाएं, तो पेट स्कैन जो है ये कराया जा सकता है। ये डिक्रीज अपटेक इन द स्ट्रिएटम in patient with Parkinson's disease, single photon emission computerized tomography can called a dopamine ट्रांसपोर्टर स्कैन। डोपामिन का सिक्रेशन डिस्टर्ब है तो वो हम पेट स्कैन से पता कर सकते हैं, तो हम पेट स्कैन पेशेंट को कंफर्मेशन के लिए कराया जा सकता है। अगर हम यहाँ डिजीज के स्टेजिंग्स की बात करें, तो स्टेजेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कहाँ तक हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कितना परसेंट जो है पेशेंट का कैसा प्रोग्नोसिस है, स्टेजिंग से जानना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कैसे हमें पता चलेगा, तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम से पता चलता है। जैसे अगर पेशेंट को यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट है, अगर एक ही तरफ का हाथ और पैर पेशेंट का इन्वॉल्व हुआ है, या एक ही तरफ का हाथ है पैर है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेज 1 का पेशेंट है। अगर बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट है और साथ में कुछ, आप ये इमेज देखिए इसमें डिफरेंशिएट करते हुए डाला गया है, अगर पेशेंट जो है बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट है और उसके साथ में पोस्चरल, यहाँ पेशेंट के पोस्चर में जो थोड़ा फ्लेक्शन आ चुका है, तो पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी भी अगर थोड़ी है पेशेंट के साथ में, तो वो स्टेज 2 की तरफ चला जाता है। स्टेज 3 में बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट तो है ही, साथ में पेशेंट को पोस्चरल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देखिए पेशेंट को पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी है। द पेशेंट लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा अपनी लाइफ को खुद से जी सकता है, उसको इतना दूसरे जो है असिस्टेंट्स की और असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब स्टेज 4 में पेशेंट आ जाता है, तो पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ
बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट भी होगा, पोस्चरल एब्नॉर्मेलिटी भी होगी, और पेशेंट को एक अपना रूटीन लाइफ को जीने के लिए जो होता है ना सब्सटेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अगर हम स्टेज 5 की तरफ जाएं तो स्टेज 5 जो है ये सीवियर और फुली डेवलप्ड। आप यहाँ देखिए कि पेशेंट यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा है, और उसको वो बेड तक और चेयर तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो इस तरीके से हम इसके स्टेजिंग्स को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका मैनेजमेंट देखें तो स्टेजिंग के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे होइन एंड यार स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक, एमेंटाडाइन एंड डिप्रेनिल जो होती है ये चलती है, जिसमें एंटीकोलिनर्जिक्स आर मेनली यूजफुल इन डिक्रीजिंग रेस्टिंग ट्रेमर. These drugs attempt to maintain the ratio between dopamine and acetylcholine in the striatum. Frequent side effects are dryness of mouth, constipation, slight burning of vision. They should be used with caution in elderly as they can cause acute urine retention and confusion. Amantadine is more effective than anticholinergics and is also useful in decreasing the tremor. It is antiviral drug, but in addition, it releases stored dopamine from presynaptic terminals. Therefore, it is only useful in the early stage of disease. Dose of 100 mg BD. And monooxidase B inhibitor or diprenil is a monooxidase B inhibitor. The catabolism of dopamine in the brain. It could retard the progression of PD. ये जो ब्रेन में डोपामिन के कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है. एवरेज डोज इज 5 to 15 mg per day, twice in a day. Patient in stage 3, 4 or 5 of the Hoehn and Yahr scale usually requires levodopa. Levodopa is a cornerstone of drug therapy for Parkinson's disease. A good response to the drug is seen 75% of the patient, and other drugs are this is good for bradykinesia, postural instability, and side effects are nausea, vomiting, cardiac arrhythmia, orthostatic hypotension, and other drug can be given antidepressant, antipsychotic drug, regular exercise program, and prevention of precipitating factors like illnesses and infections and surgery. Thank you so much. I hope you all understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.